हेलो। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इंडिया में इलेक्शंस में ईवीएम जो यूज़ होते हैं वो कितने सही है कितने गलत है। हम इसमें पिछले 3-4 सालों के बहुत सारे इलेक्शंस को देखेंगे, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और हम पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या ईवीएम्स में कुछ मैनिपुलेशन किया जा सकता है और क्या पास्ट में हुआ है। तो सबसे पहले हम 2022 की तरफ चले जाते हैं। 2022 के एंड में गुजरात इलेक्शंस हुए थे। गुजरात इलेक्शंस में माहौल बीजेपी के ऑब्वियसली विरोध में था स्टार्टिंग में, क्योंकि पता नहीं कितने सालों से उनकी सरकार है बीजेपी की गुजरात में, अराउंड 1999 से शायद है उनकी सरकार वहाँ पे, तो एंटी इनकम्बेंसी तो ज़रूर है वहाँ पे। और पिछले बार के रिजल्ट्स जो आए थे, पिछले बार के रिजल्ट्स जो इलेक्शन के आए थे स्टेट इलेक्शंस के, उसमें कांग्रेस ने काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी बीजेपी को, और इस बार स्टार्टिंग में तो यही लग रहा था कि कांग्रेस शायद बीजेपी को हरा देगी। बट फिर इलेक्शन आते हैं, उसके 1-2 महीने पहले आम आदमी पार्टी भी इलेक्शन लड़ने आ जाती है और सारा देश का मीडिया, सारे यूट्यूब जर्नलिस्ट, जो भी मोदी मीडिया की कैटेगरी में आते हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी सारे जो यूट्यूब के जर्नलिस्ट हैं जो आपको ज़्यादा बड़ा करके दिखाते हैं, बट आपके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। बट गोइंग बैक टू द टॉपिक, तो गुजरात इलेक्शंस में क्या होता है कि बीजेपी को 150 प्लस सीट्स आ जाती है, जो कि बीजेपी को कभी नहीं आई थी। जब मोदी भी वहाँ के सीएम थे तब भी नहीं आई थी, तो फिर इस बार कैसे आ गई। तो इसका मीडिया ने फिर रीजन दिया कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का वोट झटका था और बीजेपी का जरा भी नहीं झटका था। बीजेपी का 50% के ऊपर वोट चला गया था। ठीक है, चलो एक बार हमने मान लिया कि इलेक्शन सही हो रहे हैं, ईवीएम सब सही है, ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 3 और स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं। ये 3 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, जो कि है नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। अब इनके जो रिजल्ट्स है वो देखना कैसे है। नागालैंड में एनडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बना ली, 37 आउट ऑफ 60 सीट्स इनको मिले। उसके बाद त्रिपुरा में फिर से बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी सरकार बना ली, 33 सीट्स मिले 60 में से। ठीक है, आईपीएफटी के साथ उन्होंने मिलकर सरकार फिर भी बना ली, हैवी एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ। ठीक है, ओके फाइन, वापस बीजेपी ने कर लिया कुछ और बना लिया। सिर्फ एक मेघालय है जहाँ पे बीजेपी ने सरकार नहीं बना पाई, वहाँ पे एनपीपी ने सरकार बनाई थी, तो यहाँ पे भी 2-1 का स्कोर रहा, कांग्रेस ने यहाँ पे कुछ नहीं बना, क्योंकि त्रिपुरा में काफी अच्छी वेव थी कांग्रेस के लिए, बट फिर भी नहीं बना पाई। ठीक है, होता है, बीजेपी ने अच्छा मैनेज किया होगा, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं कर्नाटक के। कर्नाटक के इलेक्शन से 2 महीने बाद होते हैं। अभी तक तो इस साल में बीजेपी का स्कोर 3 इलेक्शन में 2 इलेक्शन आ चुके हैं वो, तो कर्नाटक में भी वो कुछ ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी थी और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर थी गवर्नमेंट। सारे सर्वे, सारे पोल सब यही कह रहे थे कि बीजेपी हार रही है, और हुआ भी वही। कांग्रेस ने वहाँ पे एक बड़ी जीत दर्ज की। अब आप कहोगे कि यहाँ पे ईवीएम में आपको कोई शक नहीं है। यहाँ पे ईवीएम में मुझे शक तो है, बट ठीक है, अब जीत गया ऑपोजिशन तो क्या ही बोल सकते हैं, बट इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आगे जरूर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी स्कोर क्या हो रहा है कि 4 इलेक्शन हुए हैं, उसमें से 2 इलेक्शन बीजेपी जीती है, एक इलेक्शन रीजनल पार्टी को जीतने दिया गया, हाँ मतलब जीती है, और एक इलेक्शन कांग्रेस जीती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के बाद जो स्टेट का इलेक्शन होता है वो मिजोरम का होता है। मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान, नहीं अकेले एक्चुअली मिजोरम का पहले होता है थोड़ा इलेक्शन, और उसमें क्या होता है कि वो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे रीजनल पार्टी ही डोमिनेट करते हैं, तो वहाँ पे बीजेपी का कोई स्टेक नहीं है, इसलिए मैं इस स्टेट को स्किप भी कर सकते हैं। बट फिर भी थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ। वहाँ पे भी बीजेपी 2 सीट जीती है, पिछले बार से 1 सीट ज्यादा, और उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ जाते हैं, जबकि उनका कोई भी वहाँ पे कुछ था नहीं, बट ठीक है। कांग्रेस को अराउंड 20% वोट मिलता है वहाँ पे, बट 1 ही सीट मिलती है, विच इज ऑल्सो पता नहीं कैसे, बट सीट कन्वर्जन ही नहीं हुआ था कांग्रेस का वहाँ पे। पिछले बार 5 सीट जीते थे, इस बार 1 ही सीट जीते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ। जो नेक्स्ट इलेक्शन की मतलब जो सेट ऑफ इलेक्शन हुए थे एक साथ, वो थे तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग गेम स्टार्ट होता है। यहाँ पे आते आते एक परसेप्शन था पूरे इंडिया में कि इस बार बीजेपी को मतलब मेजोरिटी नहीं मिलने वाली है, बट यहाँ से पूरा गेम पलटना स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो अपोजिशन को लगा था कि इन 3-4 स्टेट्स के जो इलेक्शन है उसमें से हम कम से कम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो जीतेंगे ही। राजस्थान में हर साल मतलब सरकार चेंज होती है, तो वहाँ पे मतलब काफी लोग को लग रहा था कि अच्छे काम करने की वजह से शायद कांग्रेस फिर से जीत जाए, बट ठीक है, उसको साइड में रखते हैं। वहाँ पे फिर से बीजेपी जीत जाती है, मतलब बीजेपी जीत जाती है, कांग्रेस पहले थी फिर बीजेपी जीत जाती है, तो ठीक है, उसको हम नहीं करते हैं कुछ। अब आते हैं मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश में पिछले बार कांग्रेस सरकार बना चुकी थी, बहुत ज्यादा 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, और इसलिए कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। कुछ सीट से आगे थी कांग्रेस प्लस बीजेपी से, और सरकार बना ली थी, बट बीच में बीजेपी ने उस सरकार को गिरा दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत सारे एमएलए को लेके बीजेपी में शिफ्ट हो गए थे, और
उसके बाद बीजेपी की वहाँ पे सरकार थी, ठीक है। तो फिर एंटी इनकम्बेंसी आपकी सबसे तो बढ़नी ही चाहिए, नॉर्मल भी कोई इंसान बोलेगा तो एंटी इनकम्बेंसी बढ़ेगी ही, कोई भी ये समझदार आदमी दिमाग लगा सकता है, क्योंकि पहले ही एंटी इनकम्बेंसी थी, आप चुनाव हार गए थे, आपने एक आदमी को वहां से लेके आए काफी एमएलए के साथ और अपनी सरकार चुनी हुई गिरा दी। लेकिन होता क्या है, मतलब सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो सिर्फ दो एग्जिट पोल सही होते हैं, एक प्रदीप गुप्ता का और एक टुडे चाणक्य है। ये दोनों का एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि मतलब कोई नहीं बता पाता इलेक्शन रिजल्ट्स, तो ये दोनों बता देते हैं सही सही। 2019 के लोकसभा में भी कुछ इन लोगों ने यही सब किया था, पता नहीं कैसे इनको अंदर से ही खबर मिल जाती है कि कैसे, पता नहीं, बट ये लोग ने बता दिया था सही से कि हाँ भाई मध्य प्रदेश में तो बीजेपी को 150 सीट मिल रही है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया चल रहा है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हो गई बात मध्य प्रदेश की। वहाँ पे तो चलो कमलनाथ भी एक बीजेपी के इंक्लाइन पर्सन थे, उन्होंने कुछ खेल कर दिया होगा कांग्रेस के लिए, बट पता नहीं कैसे खेल किया होगा, क्योंकि पब्लिक ही जिताना नहीं चाहती थी बीजेपी को, तो तुम क्या पब्लिक को वोट ही नहीं डालने देना चाहते थे, देने देने दिया आपने, पता नहीं, ये बोलते हैं लोग, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है, बट ये होता है लोगों का। अब आते हैं हम छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में जो प्रो इनकम्बेंसी थी कांग्रेस की, कि बहुत सारे काम किए थे छत्तीसगढ़ में, अराउंड 2500 में वो राशन दे रहे थे, मतलब धान को एमएसपी में खरीद रहे थे, ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा था, और इसलिए वहाँ पे प्रो इनकम्बेंसी थी। और भी काफी सारे काम किए थे भूपेश बघेल ने, जो काफी अच्छे काम थे, ऐसा नहीं है कि एकदम ही अच्छी सरकार चला रहे थे, बट बेटर थी पिछले बीजेपी गवर्नमेंट से। पिछले बार छत्तीसगढ़ में और 36 सीट्स मिले थे भूपेश बघेल को और कांग्रेस को। इस बार हर ओपिनियन पोल, हर एग्जिट पोल ने बताया था कि कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है, क्योंकि काम अच्छे किए हैं, लोग खुश हैं, थोड़े बहुत खुश हैं, मतलब मॉडल स्टेट तो कोई नहीं है इंडिया में, करप्शन होता है, जितना काम होना चाहिए नहीं होता है, बट पिछले सरकार से बेटर काम था, इसलिए लोग थोड़े खुश थे। जब रिजल्ट आए तो बीजेपी वहां पे 50 क्रॉस कर गई और कांग्रेस 30 के आसपास रह गई। ये आज तक का सबसे शॉकिंग इलेक्शन रिजल्ट था। मैंने जितने भी इलेक्शन देखे, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, बट जितने भी देखे उसके हिसाब से तो सब शॉक थे, बट ठीक है, सब लोग ने बोला कुछ हुआ होगा, पता नहीं, हमें ग्राउंड पे नहीं पढ़ा होगा, किसी ने कोई एनालिस्ट नहीं पढ़ा होगा, कोई एग्जिट पोल नहीं पढ़ा होगा, कोई ग्राउंड पे पढ़ा नहीं होगा, और बीजेपी फिर से मैनेज कर लिए गई चुनाव, क्योंकि उनका मैनेजमेंट अच्छा। अब ये मैनेजमेंट क्या अच्छा करते हैं ये लोग, पता नहीं, लोगों को वोट नहीं डालने देते हैं दूसरे के फेवर में, सिर्फ अपने फेवर वाले लोग को अंदर भेजते हैं, क्या है ये मैनेजमेंट, मतलब पता नहीं, बट ठीक है। वही तेलंगाना और राजस्थान में जैसे कि हर 5 साल में सरकार पलटती है, इस बार वापस से सरकार पलटी और बीजेपी की सरकार आ रही है, वो ठीक है। और जो तेलंगाना है वहाँ पे बीजेपी का ज़्यादा स्टेक नहीं था, वहाँ पे बीआरएस और कांग्रेस की फाइट थी, तो यहाँ पे कांग्रेस जीत जाती है। अब सब जगह यही चलने लगा कि बीजेपी को कैसे ना कैसे 400 सीटें आएंगी लोकसभा इलेक्शन में, क्योंकि 3 सीट इलेक्शन तो अभी वो जीते हैं, और मीडिया को तो चाहिए ही होता है बीजेपी की तारीफ करना दिन रात, तो मीडिया ने चालू कर दिया अपना प्रचार, और उसी के बीच में बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया। उसके बाद तो मीडिया पागल ही हो गया, मतलब पहले 400 बोलते थे, अब सीधा पता नहीं उनका बस 500 सीटें बीजेपी को जिता देते हुए अपने एग्जिट पोल में, तो उन्होंने यही किया थ्रू आउट द ओपिनियन पोल्स जो दिखा रहे थे। एक बार मोदी जी ने बोल दिया था कि हम 370 सीट जीत रहे हैं, तो धीरे धीरे करके अपना ओपिनियन पोल एंड तक वो ले ही गए थे 370 तक, मतलब जिता ही दिया था उन लोगों ने अपने ओपिनियन पोल में 370 कैसे वो, उन्हीं को पूछो क्या करते हैं वो बीजेपी ऑफिस से अपने एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल बनाते हैं, तो पता नहीं, बट ग्राउंड रिपोर्टर्स जो न्यूट्रल है, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, उनको एक अलग ही माहौल दिख रहा था लोकसभा में ग्राउंड पे, खास करके मिड इलेक्शन से तो अपोजिशन का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही गया, ऊपर उठता ही गया, और इसमें काफी सारे फैक्टर्स थे। राहुल गांधी के दोनों भारत जोड़ो यात्रा का भी इम्पैक्ट था, क्योंकि कोई भी आदमी जब पैदल चलता है तो बहुत इम्पैक्ट रहता है लोगों के माइंड में, उनकी पूरी इमेज टर्नओवर हो गई थी। बट खैर लोकसभा 2024 के रिजल्ट आते हैं, बीजेपी मेजोरिटी नहीं क्रॉस कर पाती है अपने दम पे, जो पिछले 2 बार से किया था उन्होंने, 270 पे अटक जाती है, 240 पे अटक जाती है, और एनडीए को 200 रुपये मिलते हैं। इसमें भी इसके बाद एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ईडीआर ने बड़ी एक रिपोर्ट, मतलब उनकी रिपोर्ट एक उन्होंने बनाई वोट के परसेंटेज और वोट्स का एनालिसिस करके। इसमें ये पता चलता है कि 79 ऐसे ईवीएम्स हैं जहाँ पे, सॉरी 79 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे जो वोट पोल हुए हैं और जो वोट काउंट हुए हैं उसमें डिफरेंस है, वोट काउंट ज्यादा हुए हैं, वोट पोल कम हुए हैं, और सारी की सारी 79 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी जीती है। अब ये भी एक काफी शॉकिंग चीज है, मतलब ये कैसे हो रहा है, हर बार जब कुछ आश्चर्यचकित होता है तब बीजेपी ही जीतती है, मतलब दूसरा कोई जीतता ही नहीं है, दूसरे किसी के लिए आश्चर्यचकित चीजें नहीं हो सकती, सिर्फ बीजेपी के लिए हो सकती है। और लोग फिर कांग्रेस में गलतियां ढूंढने लगते हैं, कांग्रेस ने ही गलत किया होगा, बीजेपी तो कभी गलती कर ही नहीं सकती है, वो भगवान है, मतलब ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हमारे जो रिसेंट इलेक्शन से, सबसे अभी रिसेंटली एक दिन इलेक्शन, वो है हरियाणा इलेक्शन। हरियाणा इलेक्शन को पहले तो इन लोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के साथ होने वाला था इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन को इन लोग ने बोला कि नहीं इसको अलग कराओ, तो इन लोग ने फिर अलग करा लिया उसको। अब जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन थे वो पेंडिंग थे, ठीक है,
तो पेंडिंग इलेक्शन के साथ इसको भी करा दिया है साथ में। अब इसके जो रिजल्ट आते हैं वो और सबसे शॉकिंग रिजल्ट हैं आज तक के इलेक्शन इस हिस्ट्री में। एक मोदी मीडिया का भी बंदा नहीं बोल रहा था कि बीजेपी की सरकार बन रही है, कोई नहीं बोल रहा था, और फिर भी बीजेपी की सरकार बन गई। मतलब एक आदमी बिना बोलने के बावजूद, इतनी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी वेव होने के बावजूद बीजेपी को 48 सीट्स मिलते हैं, जो आज तक उनको कभी नहीं मिले हरियाणा में। और जो उनके साथ की पार्टियां थी पिछले बार जेजेपी, उनको 1% वोट मिलता है, 14% जो उनको पिछली बार मिला था उससे कम हो गया। तो मतलब जो बीजेपी के साथ था उसको पब्लिक ने पनिश किया, और बीजेपी खुद को, जिसने किसान के खिलाफ इतनी सारी चीजें की, पहलवान लोगों के खिलाफ इतनी सारी चीजें की, और लोगों की लाइफ के साथ इतनी सारी चीजें की, मतलब जॉब्स नहीं है, हरियाणा सबसे नंबर 1 पे है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। वहाँ पे काफी सारे लोकल इश्यूज थे जो कि आप किसी यूट्यूब के जर्नलिस्ट के वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा है लोगों ने। किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी को 48 सीट्स मिलेंगे। आपको पता है 2 दिन पहले इलेक्शन, मतलब रिजल्ट वोटिंग होने के बाद एक दिन बाद नायब सिंह सैनी, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कि इलेक्शन तो हम ही जीतेंगे, हमारे पास हमने सारे इंतजाम कर दिए हैं। तो इसका क्या मतलब है? और बोलते हैं कि रिजल्ट छत्तीसगढ़ के जैसे आएंगे। मतलब सारे लोगों की अपनी जो मतलब भावना है वो एक तरफ, और नायब सिंह सैनी को कुछ अलग ही रिपोर्ट मिल रही है। तो ये हर बार तो नहीं हो सकता है ना, हर बार मतलब कुछ भी आश्चर्यचकित होता है तो वो बीजेपी के ही फेवर में जाता है और बीजेपी जीत जाती है। ये हर बार का पैटर्न बन चुका है। और ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मतलब कोई पार्टी हमेशा इलेक्शन जीतते ही जाए, एंटी इनकम्बेंसी हुई ना उसके अगेंस्ट। और लोग अब तर्क दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी नहीं जीती है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी कैसे जीतते हुए दिखाते हैं लोग? कश्मीर में मेजोरिटी मुस्लिम लोगों की है, मुस्लिम के खिलाफ बीजेपी रोज पता नहीं क्या क्या बोलती है। तो क्या कश्मीर में सीट जीतते हुए दिखाते बीजेपी को? मतलब ये तो नहीं किया जा सकता था ना, पचता ही नहीं लोगों को। हरियाणा वाला भी नहीं पच रहा है, बट वो तो पता ही नहीं पचता है। और जम्मू में 40 के आसपास सीट्स हैं, ये सब सीट तो बीजेपी जीतते हुए नहीं दिखा सकती खुद को। तो वहां पे भी कुछ सीट तो देने ही पड़ते हैं ना कांग्रेस को। तो वहाँ ईवीएम कैसे रिक करते हैं? और वैसे भी उनको दिखाना रहता है कि एक स्टेट में हम जीते हैं तो दूसरे स्टेट में हम हारे भी हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है वो हम जीत जाते हैं, और दूसरा स्टेट है वो हम हार जाते हैं। इसके काफी सारे सबूत भी लोगों ने आजकल देना चालू कर दिए हैं। जैसे कि हरियाणा इलेक्शन में कई सारे ईवीएम्स में 99% चार्जिंग थी, कहीं में 90 की प्लस चार्जिंग थी। तो ये कैसे हो सकता है? जब ईवीएम चार्ज करके वोटिंग उसमें पड़ती है तो चार्जिंग तो कमी होगी ना उसकी, और 2-3 दिन बाद खुलते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन चीजें हैं। तो लेकिन काफी सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिली, और इन्हीं सारी ईवीएम्स में बीजेपी के लिए भारी बढ़त थी। कांग्रेस को इसमें काफी कम वोट मिले थे, ऐसा करके वो सब बीजेपी में ही गए थे इस सारे ईवीएम से। अब कांग्रेस ने इलेक्शन के बाद बोलना चालू कर दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। ये आपको पहले से बोलना चाहिए था, ये आपकी बड़ी गलती है। राहुल गांधी इतने बड़े लीडर हैं, वो सिर्फ 1-2 बार रैलीज में लोकसभा के पहले उन्होंने बोला था ईवीएम के बारे में, उसके बाद बोला ही नहीं। आप इतने बड़े लीडर हो, आपके पास ये इनपुट नहीं आ रहा है कि ईवीएम हैक हो रहे हैं, तो आप फिर क्या करते हो? आपका इंटेलिजेंस कुछ है कि नहीं? वो लोग बताते नहीं है, आप लोगों को बताने की क्या जरूरत है भाई? तुम इतने बड़े पार्टी के लीडर ही टाइप हो। भले मनी करके लीडर है ऑफिशियली, बट आपको ही मानते हैं लोग लीडर, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो मुझे पता है तो आपको तो पता ही होना चाहिए। खैर ठीक है, दे रहा है, लेकिन कम से कम अभी तो आपने बोलना स्टार्ट किया। ठीक है, आगे के चुनाव के लिए देखते हैं। अब महाराष्ट्र का चुनाव है, महाराष्ट्र के चुनाव में अगर ऑपोजिशन ने ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाया तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे इलेक्शन करा के। बीजेपी महाराष्ट्र जीत जाएगी और झारखंड हार जाएगी, और फिर बोलेगी हम झारखंड तो हार गए हैं। देखना अब यही होगा 100%।